Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। सबसे पहले प्रीवियस लेक्चर में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए। जी मेरे भाई। देखें, जो होल्डर ने चेक अपने पास रखा और विद इन रीजनेबल टाइम बैंक को डिपॉजिट नहीं करवाया, तो अब अगर बैंक फेल हो जाता है, इंसॉल्वेंट हो जाता है और सारे पेमेंट नहीं कर पाता, तो जितना नुकसान हुआ वो होल्डर का है। जो जिस बंदे ने चेक इशू किया था, जो ड्रॉर है, उसका नुकसान नहीं है क्योंकि उसका कोई कसूर नहीं है, उसकी लायबिलिटी पूरी हो गई। ड्रॉर की लायबिलिटी, इशूअर की लायबिलिटी पूरी हो गई, एडजस्ट हो गई, वो डिस्चार्ज हो गया। अब जो लॉस हुआ किसका हुआ? जो चेक का होल्डर था उसका, ठीक है। और अब बैंक ने जो पेमेंट करनी है, ये भी किसको करनी है? बिल्कुल होल्डर करनी है, होल्डर ऑफ चेक को करनी है, जो ड्रॉर था उसको नहीं करना। रीजनेबल टाइम उसने मेंशन नहीं किया, ये 6 मंथ से कम ही होगा। 6 मंथ के बाद तो वैसे ही चेक एक्सपायर हो जाता है, ये 6 मंथ से कम ही होगा कोई टाइम, ठीक है। लेकिन ये उन्होंने मेंशन नहीं किया। एग्जाम में भी जब आपको ये कंसेप्ट टेस्ट करेगा, वो रीजनेबल टाइम का वर्ड यूज करेगा कि विद इन रीजनेबल टाइम प्रेजेंट किया या नहीं किया, ठीक है। नॉर्मली 8-10 दिन रीजनेबल टाइम एज्यूम कर सकते हैं हम, इससे ज्यादा फिर वो रीजनेबल नहीं रहेगा। क्लियर हो गया? जी मेरे भाई। अगर देखे बैंक किन सिचुएशन में लायबल हो सकता है, उनमें एक एग्जांपल है, अगर वो क्रॉस चेक की पेमेंट कर दे ओवर काउंटर। यानी क्रॉस चेक का असूल क्या है, इफेक्ट क्या है क्रॉस चेक का, कि वो पैसे अकाउंट में जाएंगे, अब कैश में पे नहीं हो सकते। लेकिन अगर क्रॉस चेक हो और बैंक उसकी पेमेंट कैश में कर दे, तो फिर बैंक लायबल है। अच्छा, यहाँ पे होल्डर से मुराद वो बंदा नहीं है जो पैसे ले गया, होल्डर से मुराद वो बंदा है जिसके पास चेक था, जिसके नाम पे क्रॉसिंग हुई। यहां होल्डर से मुराद वो है, ठीक है। या इसे यूं कह ले कि पेई को बैंक जो है वो पेमेंट करेगा, क्योंकि जो बंदा जो ट्रू ओनर नहीं था, मतलब जो कैश में पेमेंट ले गया, वो तो ले गया पेमेंट। क्लियर हो गया ये कंसेप्ट? और कोई क्वेश्चन? जी भाई। हाँ, प्रोटेक्शन टू बैंक में 3 कंडीशन उसने दी है कि अगर सिचुएशन क्या है, अगर बैंक पेमेंट कर देता है चेक की किसी ऐसे पर्सन को जो ट्रू ओनर नहीं है, जिसका टाइटल डिफेक्टिव है, तो क्या बैंक लायबल है कि नहीं? सिचुएशन ये है कि अगर बैंक चेक की पेमेंट कर देता है किसी ऐसे पर्सन को जो ट्रू ओनर नहीं बल्कि उसका टाइटल डिफेक्टिव है, क्या बैंक लायबल है कि नहीं? डिपेंड करता है 3 कंडीशंस पे। अगर वो 3 कंडीशंस पूरी हो जाए तो जो कलेक्टिंग बैंक है वो लायबल नहीं होगा। कलेक्टिंग बैंक, पेइंग बैंक के लिए एक ही सिचुएशन है, क्या? कि वो इन गुड फेथ एक्ट करे विदाउट नेग्लिजेंस। जो कलेक्टिंग बैंक है उसके लिए 3 कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन, वो इन गुड फेथ एक्ट करे विदाउट नेग्लिजेंस। दूसरी कंडीशन, उसने कस्टमर के बिहाफ पे कैश रिसीव किया हो, ठीक है, खुद नहीं, अपने अकाउंट में नहीं। और तीसरी कंडीशन कि चेक क्रॉस हो, क्योंकि चेक क्रॉस होगा तभी तो ये कलेक्टिंग बैंक वाला कंसेप्ट आएगा। अगर चेक क्रॉस नहीं हो तो फिर वो पेइंग बैंक बन जाएगा, ठीक है जी। और कोई क्वेश्चन? 41 का बी क्वेश्चन अभी डिस्कस नहीं किए, क्वेश्चन आज के लेक्चर में डिस्कस करने हैं सारे। जी जी। असल में बैंकिंग आवर्स के बाद तो एक जगह पे लिखा हुआ है कैब की बुक में कि अगर बैंकिंग आवर्स के बाद चेक प्रेजेंट किया, बैंकिंग आवर्स के बाद वो बैंक में घुसने नहीं देते। अगर आप कभी जाए ना 5 बजे का, सिक्योरिटी गार्ड पर बैठा होता है, वो शटर आधा गिरा देता है, वो अंदर घुसने नहीं देता वो, तो वो कंसेप्ट ही अप्लाई नहीं होता। ये डिसऑनर नहीं है, वो डिसऑनर नहीं करेगा, वो कहेगा भाई कल आना, वो कल लाना। वो बस ऐसे उसने बुक में कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं
हम एहतियातन इसको पढ़ लेंगे एंड पे। वो जो उसने कंसेप्ट बताया ना मस्ट और मे वाला एहतियातन कंसेप्ट पढ़ लेंगे ताकि ये हो जाए कि हमने 100% सिलेबस कवर कर लिया। वरना एक्सपेक्टेड नहीं है कि आई कैप ये क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, एक्सपेक्टेड नहीं। हमें सिर्फ वो रीजन, मस्ट वाली रीजन देखनी चाहिए कि जिनमें बैंक लाजमी चेक को डिसऑनर करता है। प्रैक्टिकली भी यही होता है, ठीक है। इन पे बैंक ने लाजमी चेक, अगर इन सिचुएशन में बैंक चेक को डिसऑनर ना करे, बैंक के खिलाफ केस हो सकता है, ठीक है। यानी बैंक जो है वो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का जो है वो लायबल हो सकता है। तो मस्ट वाले जो है वो अहम है, इनके ऊपर हमें फोकस करना चाहिए। मे वाले हम बाद में पढ़ लेंगे, वो एक्सपेक्टेड नहीं टेस्ट होंगे, लेकिन रीड कर लेंगे हम उनको। जी, और की क्वेश्चन? क्रॉसिंग ऑफ चेक बाय बैंक, हाँ, क्या बैंक चेक की क्रॉसिंग कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। अगर बैंक स्पेशल क्रॉसिंग नहीं हुई, बैंक खुद से स्पेशल क्रॉसिंग कर सकता है। और अगर ऑलरेडी स्पेशल क्रॉसिंग हुई है, बैंक अगेन स्पेशल क्रॉसिंग कर सकता है। किस लिए? दोबारा किस लिए करेगा? अपने एजेंट को फॉर कलेक्शन के लिए जब उसने बेचना हो, ठीक है। तो बैंक क्रॉसिंग में 2 पॉइंट आएंगे। पहला कि स्पेशल क्रॉसिंग कर सकता है, अपने आप को अपना नाम लिख सकता है। और दूसरा, अगर स्पेशल क्रॉसिंग हुई है, वो क्रॉसिंग अगेन कर सकता है अपने एजेंट फॉर कलेक्शन को ऑथोराइज करने के लिए कि मेरे बिहाफ पे तुम जाके चेक को कलेक्ट करो, ठीक है जी। और कोई क्वेश्चन? और कोई क्वेश्चन नहीं? चलिए आज के कंसेप्ट की तरफ चलते हैं। आज हम निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के ये जो 3 टाइप्स हैं, इन तीनों की डिस्कशन कंक्लूड कर लेंगे। चैप्टर कंप्लीट नहीं होगा, इसके बाद कुछ जनरल कंसेप्ट्स हैं जो हमने पढ़ने हैं, लेकिन स्पेसिफिक डिस्कशन हमारी कंक्लूड हो जाएगी। और आज के लेक्चर में ही हमने 5 पेपर के क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करने हैं। सबसे पहले आपको कल फॉर्मेट डिस्ट्रीब्यूट किया गया था, ये फॉर्मेट अपने सामने रखिए। मैं ये फॉर्मेट डिस्कस करना चाहता हूं आपके साथ ताकि आप फेमिलियर हो जाएं। आइंदा जब कभी आपके सामने कोई भी फॉर्मेट आए, फौरन पहचान लें कि ये कौन सा निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। क्लास में कोई ऐसा स्टूडेंट जिसके पास ये फॉर्मेट नहीं है? भैया क्यों नहीं है? कल हमने डिस्ट्रीब्यूट किया तो था। अच्छा, घर भूल गए? कोई बात नहीं, मोबाइल तो मेरा भाई लाया होगा ना, मोबाइल तो नहीं भूला होगा, है ना। ये साथ वाले से लेके जरा तस्वीर ले लीजिए। ये नजर खराब हो जाती, यूट्यूब देखते तो नहीं खराब होती, फेसबुक देखते तो नहीं, पबजी खेलते तो नहीं खराब होती हैं, ला पड़ते खराब होती। चलिए आ जाए। सबसे पहले निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट चेक। अच्छा मुझे बताइए, ये चेक किस बैंक का है? अलाइड बैंक का। देखिए, क्या इस चेक के ऊपर डेट लिखी हुई है? डेट लिखी हुई है, लेकिन डेट बहुत पुरानी है। इसका मतलब है ये अगर चेक आ भी जाए हमारे पास तो ये बैंक कैश नहीं करेगा, बैंक इसको क्रेडिट नहीं करेगा। वो कहेगा क्या हो गया, ये चेक पोस्ट डेटेड हो गया कि स्टेल हो गया? पोस्ट डेटेड नहीं है, स्टेल हो गया है। पोस्ट डेटेड में तो फ्यूचर की डेट लिखी होती है। अच्छा अब बताइए कि ये चेक जो है, सुनने, ये चेक ओपन चेक का या क्रॉस चेक का? कैसे पता चला? 2 लाइनें लगी हुई हैं। अच्छा, इन 2 लाइनों के दरमियान में अकाउंट पे ही ओनली भी लिखा हुआ है। इसका क्या मतलब है? रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग है। अच्छा, यहां पे अगर आप देखें, उसने अकाउंट पे ही ओनली के साथ उस बंदे का नाम भी लिख दिया है, रॉय जो भी है। अब ये फर्दर निगोशिएबल नहीं रहा। हाँ, आई कैप एक जगह पे कहता है अगर अकाउंट पे ही ओनली लिखो लेकिन नाम ना लिखा हो, फिर अकाउंट पे ही ओनली भी निगोशिएट हो सकता है। लेकिन अकाउंट पे ही ओनली का मकसद यही होता है कि कुछ ना कुछ नाम हम लिख दें ताकि फर्दर निगोशिएट ना हो सके। इसके आगे लिखा होता है, जो क्रॉस लिखा हो ना, रॉय के नाम के आगे क्रॉस लगाए, इस यहाँ पे लिखा होता है आर बेरर। आर बेरर का मतलब है यहाँ तो इस बंदे को पे करो या बेरर के जिस बंदे के पास भी चेक हो उसको पे करो। उसने बेरर काट दिया ताकि ये ना हो कि चेक, अगर बेरर लिखा होता तो इसमें रिस्क क्या होता कि कोई भी बंदा जिसको ये चेक मिला है वो अपने अकाउंट में पैसे ले सकता था। जी, इस पे चेक नंबर भी लिखा होता है ताकि बैंक के रिकॉर्ड में रहे कि यहां से यहां तक चेक नंबर हमने इस बंदे को अलॉट किए हुए हैं।
अच्छा, रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग है, पेई का नाम भी लिखा हुआ है, अमाउंट लिखी हुई है, बिल्कुल अमाउंट। अच्छा देखिए, वर्ड्स में भी है और फिगर्स में भी है। अमाउंट इन वर्ड्स भी है, देखिए मैच करती है अमाउंट। अगर अमाउंट मैच ना करती, बैंक क्या करता? डिसऑनर कर देता। अमाउंट इन वर्ड्स और अमाउंट इन फिगर्स मैच ना करती, बैंक क्या करता? डिसऑनर कर देता। यहाँ पे सिग्नेचर, तो अपने सिग्नेचर कर लीजिए। हाँ कर लिए, शाबाश, बिल्कुल। हाँ जी, तो दीजिए 12 मिलियन दीजिए मुझे। ये चेक अब आपका है ना, आपने चेक इशू किया है, तो पैसे तो आपको थोड़ी मिलेंगे। जो बंदा चेक इशू करता है वो पे करता है ना। अच्छा, रॉय को देना, चले रॉय जब मिले आपको तो उसको दे दीजिएगा। ये चेक क्लियर हो गया, ये चेक क्लियर। इसमें कोई ऐसा लफ्ज, ऐसी चीज जो आपको समझ में ना आई हो जी? हाँ, प्लीज डू नॉट राइट बिलो दिस लाइन। वो कह रहा है इसके नीचे आप ये साइन जो है ना, इसके ऊपर भी रहे, नीचे ना जाए इसके साइन। ये एहतियात है वैसे, नहीं फॉर्मेलिटी होती है, कोई मसला भी नहीं होता एक आधी लाइन नीचे चली जाए तो। लेकिन बाहर एहतियात यही करनी चाहिए। शायद उन्हें कोई स्कैनिंग पर्पज के लिए ये कहा होगा, फोटोकॉपी वगैरह करवानी होगी, जो भी पर्पज है। आगे चलते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज सबसे पहले बताइए, रिटर्न है ये? चलिए, डेट लिखी हुई है 15 जनवरी 2017। फिर नीचे कह रहे हैं 3 months आफ्टर साइट। आफ्टर साइट का मतलब क्या है? कि जब मुझे प्रेजेंट करोगे उसके 3 महीने के बाद, जब मुझे दिखाओगे उसके 3 महीने के बाद। पे टू मिस्टर एक्स वाई जेड, पे करो। अच्छा, ये नहीं कह रहा कि मैं पे करूंगा, किसी को ऑर्डर दे रहा है, किसी को ऑर्डर दे रहा है पे करो। किसको पे करो? एक्स वाई जेड, पे को। जब पे प्रेजेंट करे उसके 3 महीने के बाद। सम ऑफ रुपीज 500,000, 5 लाख, 5 लाख रुपीज ओनली फॉर द वैल्यू रिसीव्ड। नीचे एक्सेप्टेड है टू एबीसी, रेवेन्यू स्टैम्प, साइंड, MNO। क्लियर हो गया ये? अब मैं कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे। सबसे पहले मुझे बताइए, इसमें 3 पार्टीज हैं, कौन कौन सी? ड्राई, पे। अच्छा, यहां पे तो आपको मेंशन कर दिया गया, लेकिन जहन में रखें कि राइट साइड पे जो पार्टी होगी वो कौन है? ड्रॉर। और जो लेफ्ट साइड पे है, और जिसको स्टेटमेंट में कह रहे हैं कि इसको पे करो, पे ही है। क्लियर हो गया? अच्छा, जिस दिन ये बिल ऑफ एक्सचेंज लिखा गया उस दिन क्या तारीख थी? 15 जनवरी। मुझे बताइए, ये करंट डेट है कि मैच्योरिटी डेट है? मैच्योरिटी डेट किसको कहते हैं भला? जिस दिन ये बिल ऑफ एक्सचेंज पे होगा। मैच्योरिटी, ये जो ऊपर डेट लिखी है ये मैच्योरिटी डेट नहीं है, ये करंट डेट है, इस दिन लिखा गया। और मैच्योरिटी डेट कौन सी होती है? जिस दिन ये पे करना हो। मैच्योरिटी डेट क्या होगी ये हमें कब पे पता चलेगा? जब वो जाके साइड करवाएगा उसको, कि देख लो, उसके 3 महीने बाद। अच्छा बताइए, ये बिल ऑफ एक्सचेंज है, कैसे पता चला आपको? 3 पार्टीज है, बिल्कुल ठीक है, 3 पार्टीज है। बताइए, ये ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है या के टाइम इंस्ट्रूमेंट है? टाइम कैसे पता चला? टाइम इंस्ट्रूमेंट में टाइम लिखा होता है, यहां डेट लिखी होती है, यहां के मैं इस दिन पे करूंगा। अगर लिखा होता ना 25 नवंबर को पे करूंगा, तो फिर ये क्या होता? टाइम इंस्ट्रूमेंट। लिखा हुआ है 3 महीने बाद पे करूंगा, क्या है? अगर लिखा होता पे करो मिस्टर एक्स वाई जेड को ऑन ऑर्डर, फिर ये टाइम इंस्ट्रूमेंट ना होता, ये डिमांड इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, डिमांड के जब वो डिमांड करेगा। फर्क, ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? कैसे पता चला टाइम इंस्ट्रूमेंट है? 3 months में 3 months को अंडरलाइन कर लें, डेट के साथ लिख लें, करंट है, मैच्योरिटी डेट नहीं है। 3 months के साथ लिख लें, टाइम इंस्ट्रूमेंट है। पे टू, अच्छा ये नहीं कह रहा कि प्रॉमिस टू पे, ऑर्डर दे रहा है, हुक्म दे रहा है कि वादा कर रहा है?
हुक्म दे रहा है। तो ये जो है बिल ऑफ एक्सचेंज है। अगर कह रहा था ना आई प्रॉमिस टू पे या यू प्रॉमिस टू पे, इसे प्रॉमिस का वर्ड होता, प्रॉमिसरी नोट होता। प्रॉमिस टू पे, सॉरी, पे टू मिस्टर एक्स वाई जेड सम। अच्छा देखें, अमाउंट इन वर्ड्स भी लिखी है, अमाउंट इन फिगर भी लिखी है। अगर दोनों में फर्क होता तो जो ड्रॉई है कौन सी अमाउंट पे करता? वर्ड्स वाली। ये चेक में और बाकी के निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में फर्क है। बाकी के निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में रूल ये है कि अगर अमाउंट इन वर्ड्स और अमाउंट इन फिगर में फर्क हो, अमाउंट इन वर्ड्स पे की जाती है। चेक में रूल ये है कि अगर फर्क हो तो कोई भी अमाउंट पे नहीं की जाती, चेक डिसऑनर कर दिया जाता है। फिर कह रहा है फॉर द वैल्यू रिसीव्ड। फॉर द वैल्यू रिसीव्ड लिखना ना लिखना एक बराबर है। इसमें कह रहा है कि 5 लाख पे करना है, मैंने इसकी कंसिडरेशन रिसीव कर लिया। फॉर द वैल्यू रिसीव का मतलब है मैंने इतने अमाउंट की चीजें इससे रिसीव कर ली हैं, कंसिडरेशन मैंने रिसीव कर लिया है। ये लिखना ना लिखना एक बराबर है, अंडरस्टूड होता है। अगर आपको किसी ने चेक दिया है, वो डिसऑनर हो गया है, और वो बंदा बाद में ये कहे सर मैंने तो मजाक में चेक दिया था इसको, मैंने इसको पैसे थोड़ी देने थे, इसे पूछे मैंने इसे कोई चीज खरीदी है जो पैसे दूं इसको, कोर्ट ये नहीं मानेगी। कोर्ट कहेगी आपने चेक दिया, इसका मतलब है वो बंदा इंटाइटल्ड था। ठीक है, अब कोर्ट ये सबूत नहीं मांगेगी होल्डर से कि आपने किस चीज के पैसे लेने थे। वो एज्यूम किया जाता है जिसके पास निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है वो इसके बदले में कंसिडरेशन अदा कर चुका है, वो सेटल हो चुकी है। तो यहाँ पे फॉर द वैल्यू रिसीव्ड लिखना या ना लिखना कोई, आप देखें प्रोमिसरी नोट में फॉर द वैल्यू रिसीव्ड नहीं लिखा हुआ, तो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में ये लाइन लिखना फॉर द वैल्यू रिसीव्ड जरूरी नहीं होता। अब फिर आगे लिखा हुआ है रेवेन्यू स्टैंप। रेवेन्यू स्टैंप का मतलब क्या होता है? आपने अक्सर देखा होगा वो टिकट लगा, पुराने जमाने में जब पोस्ट ऑफिस के जरिए से लेटर सेंड किया जाए तो हाँ, तो वो टिकट लगाया करते थे। अब भी जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, स्टाम्प पेपर वगैरह या कुछ और ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, उनके ऊपर ये टिकट स्टैंप्स लगाए जाते हैं। ठीक है, ये गवर्नमेंट की तरफ से होता है कि जी आपने अगर ये ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, कोई लीगल ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, उसके ऊपर इतने अमाउंट्स के टिकट्स जो हैं वो लगाने चाहिए आपको। तो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पे भी ये रेवेन्यू स्टैंप्स यानी वो टिकटें लगती है। अब टिकटें किस अमाउंट की होनी चाहिए ये डिपेंड करता है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पे कितनी अमाउंट है। अगर 1 लाख का निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है कम टिकटें लगेगी, 5 लाख है ज्यादा लगेगी, 10 लाख है उससे भी ज्यादा लगेगी। वो अमाउंट्स मेंशन होती हैं, वो एग्जैक्ट मुझे नहीं पता कि कितनी अमाउंट्स होती हैं, लेकिन वो डिफरेंट होती है। कि अगर फर्ज कीजिए आपने 1 लाख का निगोशिएबल 1 लाख तक का है तो आपने 100 रुपए की टिकट्स लगानी है। अगर 10 लाख रुपए तक का निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है आपने फॉर एग्जांपल में भी 500 रुपए तक की टिकट्स लगानी है। तो ये टिकट्स जो है ये लगाई जाती है देख के कि अमाउंट कितनी है उसकी। 1 लाख से 10 लाख के दरमियान में फॉर एग्जांपल अगर निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है 500 की टिकटें लगाओ, तो वो फिर 500 रुपए की टिकटें खरीद के हम निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के ऊपर लगा देंगे। क्लियर हो गया रेवेन्यू स्टैंप? फिर जी मुझे समझ नहीं है क्या करें। स्टाम्प पेपर वगैरह पे भी लगती होंगी, ठीक है, वो डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट ने कहा किस तरह के डॉक्यूमेंट्स को उन्होंने रिक्वायर किया है। ठीक है, बाकी स्टैम्प पेपर में तो मेरा ख्याल लगती है स्टैम्प पेपर में। चलें ठीक है, उस पर वैसे ऑलरेडी गवर्नमेंट पैसे ले चुकी होती है, बहरहाल में भी लगती है, कोई वकील ही बता सकता है, मुझे नहीं, लेकिन निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में लगती है। साइंड, अच्छा साइन कर रहा है यहाँ पे राइट साइड पे, कौन साइन कर रहा है? ड्रॉर MNO, और उसने अपना नीचे एड्रेस लिख दिया। लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है एक्सेप्टेड। एक्सेप्टेड का मतलब क्या है? MNO ने जब ये, अच्छा असल में MNO बैठा होगा सुकून से अपनी दुकान पे, XYZ आया होगा, कहा भाई मेरे पैसे दो, आपने मेरे 5 लाख रुपए देने हैं। MNO ने कहा होगा कि ठीक है मैंने तुम्हारे 5 लाख देने हैं तुम्हें, लेकिन मैंने वो ABC से अभी पेमेंट रिसीव करने हैं, तो ऐसा करता हूं मैं तुम्हें एक बिल ऑफ एक्सचेंज लिख देता हूं जिसमें मैं लिखता हूं कि ABC को मैं ये कहूंगा कि ABC मैंने जो तुमसे 5 लाख रुपए लेने हैं तुम XYZ को दे दो। XYZ कहेगा ठीक है लिख दो तुम। अब MNO ने ये सारा बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया होगा, स्टैंप लगाई होगी,
साइन किया होगा और पेई को कहा होगा XYZ को इसको ले जाओ किसके पास, ABC के पास, उससे साइन करवा लो। अच्छा, ABC के पास ले जाके XYZ पैसे नहीं मांगेगा, बल्कि क्या कहेगा, इसके एक्सेप्ट कर ले, कि आप वाकई एक्सेप्ट करने का मतलब ये है ABC कहेगा मैंने वाकई ही 5 लाख रुपए अदा करने थे MNO के, जो अब मैं आपको XYZ को अदा कर दूंगा। जब कभी आप आके मुझे ये दोबारा एक्सेप्टेंस के बाद ये मुझे बिल ऑफ एक्सचेंज दिखाएंगे, उसके 3 महीने बाद पेमेंट कर दूंगा मैं आपको 5 लाख की। तो अब ये बिल ऑफ एक्सचेंज लेके XYZ जाएगा किसके पास, ABC के पास। यहां पे सुनिए 2 ऑप्शन। पहली ऑप्शन, ABC कहेगा मैं तो MNO को जानता ही नहीं, भाग जाओ, एक्सेप्ट ही नहीं कहेगा, इसको कहते हैं नॉन एक्सेप्टेंस। इसको क्या कहते हैं, और टेक्निकली कहते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर हो गया ड्यू टू नॉन एक्सेप्टेंस। चेक डिसऑनर हो सकता है ना, जब बैंक रिफ्यूज कर दे पेमेंट के लिए, तो ये भी तो एक तरह से उसने रिफ्यूज कर दिया, इसको कहते हैं डिसऑनर ड्यू टू नॉन एक्सेप्टेंस। दूसरी ऑप्शन, वो कहे ठीक है मैंने पैसे देने, लो मैं साइन कर देता हूं। जब साइन कर देगा ABC, हम कहेंगे इसने एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्ट कर लिया तो ये बिल ऑफ एक्सचेंज कंप्लीट हो गया। इसके बाद इस बिल ऑफ एक्सचेंज को XYZ अपने पास रख लेगा, महीने, 2 महीने, 6 महीने, साल बाद जब भी इसको पैसों की जरूरत पड़ेगी, ये किसके पास जाएगा, XYZ, ABC का। उसे कहेगा सर ये देखिए आपने पैसे देने थे, दीजिए। अब वो कहेगा ठीक है मैंने देख लिया, अब 3 महीने बाद आ जाना। देखने पे फौरी पेमेंट तो नहीं ना करनी, कब करनी, फौरी पेमेंट करनी होती ना देखने पे। अगर लिखा होता ना 3 मंथ्स ना लिखा होता, सिर्फ इतना लिखा होता एट साइट, तो फिर डिमांड बन जाता। देखा एट 3 मंथ्स आफ्टर साइट, कहेगा ठीक है 3 महीने बाद देख लिया मैंने, 3 महीने बाद पेमेंट ले जाना। यह है बिल ऑफ एक्सचेंज। फर्ज कीजिए एक्सेप्ट कर लिया, 3 महीने बाद XYZ आया या 6 महीने बाद XYZ आया ड्रॉई के पास, ABC के पास, कहने का सर आपने मुझे निगोशिएबल बिल ऑफ एक्सचेंज साइन करके दिया था, एग्री हुआ था, आफ्टर साइट 3 महीने बाद मैं आप पेमेंट करेंगे, तो अब मुझे आप पेमेंट कर दीजिए। अब जिस दिन पेमेंट करनी थी, क्या उस दिन पॉसिबल है ABC कहे मेरे पास पैसे नहीं, हो सकता है कि नहीं, इसको भी कहेंगे डिसऑनर हो गया, इसको भी कहेंगे बिल ऑफ एक्सचेंज, लेकिन इसको डिसऑनर ड्यू टू नॉन एक्सेप्टेंस नहीं कहेंगे, डिसऑनर ड्यू टू नॉन पेमेंट कहेंगे। फर्क है, एक है डिसऑनर ड्यू टू नॉन एक्सेप्टेंस, ये होता है एट स्टार्ट में, और एक होता है डिसऑनर ड्यू टू नॉन पेमेंट, ये होता है एंड में। फर्क समझ आया दोनों में। चलिए अब ये क्लियर हो गया आपको, बिल ऑफ एक्सचेंज। डिमांड इंस्ट्रूमेंट, टाइम इंस्ट्रूमेंट का भी पता चल गया। टाइम लिखा हुआ है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट, टाइम, डेट लिखी हुई है 6 मंथ लिखा हो टाइम, डेट लिखी हो टाइम, लिखा हो ऑन साइट डिमांड। चलिए अब आते हैं प्रोमिसरी नोट की तरफ। पहली लाइन लिखिए 15 जनवरी 2017 डेट, ये कौन सी डेट है, क्या ये करंट डेट है या मैच्योरिटी डेट है? भाई दोनों में फर्क क्या होता है? करंट डेट जिस दिन इंस्ट्रूमेंट लिखा जा रहा है, मैच्योरिटी डेट जिस दिन इसकी पेमेंट होनी है, जिस दिन कैश लिया दिया जाएगा, वो मैच्योरिटी डेट। कह रहा है ऑन डिमांड, कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? ऊपर वाला टाइम था, ये वाला डिमांड है। फर्क समझ आया? आई प्रॉमिस टू पे, वादा करता हूं। कैसे पता चला प्रोमिसरी नोट है? अच्छा, ज्यादा बेहतर क्राइटेरिया पता क्या है? पार्टीज देखे 2 हैं कि 3 है। प्रॉमिस के लफ्ज से भी पता चल जाता है, लेकिन इक्का दुक्का केस में हो सकता है प्रॉमिस का लफ्ज ना हो। ठीक है, इक्का दुक्का केस में प्रॉमिस का लफ्ज ना हो, इसीलिए ज्यादा बेहतर क्राइटेरिया क्या है? पार्टी देखे, 1 है कि 2 है? 2। इसमें मेकर कौन है?
अब्दुल्ला, और पेई कौन है? पाकिस्तान बैंक लिमिटेड। ठीक है, पे ए सम ऑफ रुपीज 5 लाख, अमाउंट्स में भी है वर्ड्स में भी है। फर्क होता कौन सी अमाउंट पे करनी होती? वर्ड्स वाली। लेकिन अगर वर्ड्स ऐसे लिखे होते जैसे मेरी राइटिंग है तो किसी को पढ़े ही ना जाते हैं, या किसी डॉक्टर ने लिखा होता प्रॉमिसरी नोट, फिर मेडिकल स्टोर पे लेने नहीं। अगर वर्ड्स और फिगर में कंफ्लिक्ट हो, चेक है डिसऑनर, दूसरे निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, तो अमाउंट इन वर्ड्स पे की जाएगी अगर पढ़ी जा सकती हो। अगर अमाउंट इन वर्ड्स नहीं पढ़ी जा सकती फिर अमाउंट इन फिगर्स। यहां पे रेवेन्यू स्टैम्प है, चलिए साइन है, एक ही बंदे के साइन, उसने अपना एड्रेस भी लिख दिया। जी शक्ल पहचान गए तीनों की? एग्जाम में अगर किसी एक का फॉर्मेट दे के पूछे बताओ ये कौन सा निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, बता देंगे? अगर पूछे इसमें से बताओ मेकर कौन है, पेई कौन है, ड्रॉर कौन है, ड्राई कौन है, ये भी बता देंगे। पूछे ये डिमांड इंस्ट्रूमेंट है, टाइम इंस्ट्रूमेंट है, बता देंगे। ऑर्डर है, बेयरर है, बता देंगे बिल्कुल। या दोनों में से बताइए कौन से वाला बेयरर है? बेयरर इंस्ट्रूमेंट बताया हुआ कि नहीं बताया हुआ? कि जो कोई भी जाके कैश करवा ले। प्रॉमिसरी नोट को दोनों में से कोई भी बेयरर नहीं है, कोई भी नहीं है। बेयरर पे लिखा होता है बेयरर, बेयरर पे क्या लिखा होता है? बेयरर। लिख ले, इंस्ट्रूमेंट कब बेयरर होगा? जब उसमें बेयरर का लिखा होगा। और जिस पे ऑर्डर लिखा हुआ है, जिस पे बेयरर लिखा हुआ है वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? बेयरर। और जिस पे ऑर्डर लिखा हुआ है वो कौन सा है? ऑर्डर। और जिसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ, प्रॉमिसरी नोट में देखें ऑर्डर लिखा है कि बेयरर लिखा है? प्रॉमिस है। क्या लिखा हुआ है कि मैं पाकिस्तान बैंक को पे करूंगा, या पाकिस्तान बैंक या जो भी मेरे पास आएगा, सिर्फ कह रहा है मैं पाकिस्तान बैंक को पे करूंगा। ये ऑर्डर है, बेयरर नहीं। बेयरर में नाम लिखा होता है, ये सॉरी बेयरर में बेयरर का लफ्ज लिखा होता है। अगर कैसे पहचानेंगे इंस्ट्रूमेंट बेयरर है कि ऑर्डर है? बेयरर लिखा होगा तो बेयरर है, ऑर्डर लिखा हो तो ऑर्डर है, कुछ भी ना लिखा हो तो ऑर्डर है, कुछ भी ना लिखा हो तो ऑर्डर। भाई बात समझ आई? नहीं। अब देखिए यहां से आप ये तो पहचान सकते हैं टाइम इंस्ट्रूमेंट है कि डिमांड इंस्ट्रूमेंट है, ये तो पहचान सकते हैं देख के प्रॉमिसरी नोट है कि बिल ऑफ एक्सचेंज है। भाई ये कैसे पहचानेंगे ऑर्डर है कि बेयरर है? बेयरर का लफ्ज लिखा होगा बेयरर है, ऑर्डर का लफ्ज लिखा होगा, कुछ भी नहीं लिखा होगा ऑर्डर है। दोनों नहीं लिखा होगा, दोनों नहीं लिखा। चलिए ये अब क्लियर हो गए कंसेप्ट, इसको रख देते हैं साइड पे। छोटा सा कंसेप्ट है आज हमारा, ये कंप्लीट कर लें। इसके बाद हम पास्ट पेपर के क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आज क्वेश्चन बड़े इंटरेस्टिंग है आज, खास तौर पे 2 क्वेश्चन तो बहुत अच्छे हैं। प्रॉमिसरी नोट पढ़ेंगे, पहले बिल ऑफ एक्सचेंज पढ़ें। चले इतना इसरार कर रहे हैं, पहले बिल ऑफ एक्सचेंज पढ़ लेते हैं। बिल ऑफ एक्सचेंज, अब देखें, नहीं भूल गए आप, चेक इज ए टाइप ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। तो इसका मतलब है चेक पढ़ा है तो ताजा ताजा बिल ऑफ एक्सचेंज पढ़ना चाहिए ना, वरना वो तो फर्क हो जाएगा। इसेंशियल्स, 2 चीजें पढ़नी है दोनों में। एसेंशियल्स क्या है, लायबिलिटीज क्या पार्टी की। बिल ऑफ एक्सचेंज के एसेंशियल्स, पहला राइटिंग में होना चाहिए। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होना चाहिए? फोन करके गए भैया इसको पे कर देना, बिल ऑफ एक्सचेंज है। नेचर क्या है? ऑर्डर टू पे है, ऑर्डर टू पे है, प्रॉमिस टू पे नहीं है। अब मैं टीए को कहा प्लीज ये फोटो कॉपियां करवा दीजिए,
बताइए ये रिक्वेस्ट है कि ऑर्डर है? ऑर्डर है। वो तो मैं थोड़ा पोलाइट होने की कोशिश कर रहा हूं उसके साथ, वरना मैं, याद रखें, प्लीज के लफ्ज से नहीं पता चलता कि प्रॉमिस नोट है। अगर ये ना हो कि बिल ऑफ एक्सचेंज में लफ्ज लिखा हो प्लीज और आप कह दें ये तो रिक्वेस्ट है, ये ऑर्डर नहीं है, ये प्रॉमिसरी नोट होगा। नहीं 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 नहीं, प्लीज के लफ्ज से नतीजा नहीं निकालना। नतीजा किससे निकालना है? पार्टीज कितनी है, पार्टीज कितनी है। अच्छा अब बताइए, राइटिंग, बिल ऑफ एक्सचेंज राइटिंग में होना चाहिए, नेचर है ऑर्डर, अनकंडीशनल होना चाहिए कि अगर आई कैप ने एग्जांपल दी, उसने कहा बिल ऑफ एक्सचेंज, अगर मेरे 3 महीने के अंदर एक पार्टी ने निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट किया, 3 महीने के अंदर शादी हो जाए तो फिर इस बंदे को पेमेंट कर देना इतने। बताइए क्या ये वैलिड है? ये क्यों वैलिड नहीं है? कंडीशन लगा दे, कंडीशन लगा दे। पेएबल, बताइए पेएबल ऑन व्हाट? डिमांड होता है कि टाइम? दोनों हो सकते हैं। चेक सिर्फ पेएबल ऑन डिमांड है, बिल ऑफ एक्सचेंज पेएबल ऑन डिमांड भी है, ये डिमांड इंस्ट्रूमेंट भी है, टाइम भी। पार्टीज कितनी होती हैं? कौन कौन सी? ड्रॉर, ड्रॉई और पे। बताइए मनी सिर्फ पैसे होने चाहिए कि फर्नीचर का भी बिल ऑफ एक्सचेंज बन सकता है? पैसे, और पैसे सर्टन होने चाहिए कि इसको बिल ऑफ एक्सचेंज, इसको इतने पैसे दे दो कि ये खुश हो जाए। बिल ऑफ एक्सचेंज वैलिड है? बिल ऑफ एक्सचेंज वैलिड है? क्यों वैलिड नहीं है? हाँ, मनी सर्टन नहीं है। साइंड बाय, कौन साइन करता है? ड्रॉर भी और ड्राई भी, पे ही नहीं करता, और तीनों नहीं करते। अच्छा इन दोनों, हाँ ठीक है, ड्रॉर करता और ड्राई करता। क्लियर हो गया? अब कह रहा है बताओ बिल ऑफ एक्सचेंज पे लायबिलिटी क्या है पार्टीज की? लायबिलिटी देख लेते हैं। वो कह रहा है एक्सेप्टेंस से पहले बिल ऑफ एक्सचेंज बन गया, एक्सेप्ट ने, किसने एक्सेप्ट करना था? ड्राई ने। ड्राई की एक्सेप्टेंस से पहले किसकी लायबिलिटी है? ड्राई नहीं। क्यों? उसने एक्सेप्ट ही नहीं किया। और अगर एक्सेप्टेंस के लिए उसके पास गए, उसने कहा भाई भाग जाओ, मैं नहीं जानता इस बंदे को, ड्रॉर को, तो फिर यह है डिसऑनर ड्यू टू नॉन एक्सेप्ट। इस केस में भी लायबिलिटी किसकी होगी? इसका मतलब है जब तक बिल एक्सेप्ट नहीं हो जाता तो ड्राई लायबल नहीं है तब तक। कौन लायबल है? अगर बिल एक्सेप्ट नहीं हुआ या ड्रॉई ने रिजेक्ट कर दिया, लायबिलिटी किसकी है? ड्रॉर ही की होनी चाहिए। ड्रॉई ने तो इनकार कर दिया, उसने कहा भाग जाओ। और अगर एक्सेप्ट कर लिया फिर ड्रॉई फिर लायबल होगा एक्सेप्टेंस में। ठीक है, ड्रॉई लायबल होगा। किसको लायबल होगा? होल्डर को। होल्डर को ऑन मैच्योरिटी, मैच्योरिटी डेट पे पैसे दे। देखते हैं कोई एक्सपर्ट बैठा है कि नहीं लॉ का। यहां पे लिखा हुआ है ड्रॉ लायबल है टू पे, टू किसको पे करना है? होल्डर को। यहां पे ही नहीं लिखा हुआ, क्यों? क्योंकि हो सकता है पे आगे किसी और को ट्रांसफर कर दे, हो सकता है पे किसी, इसीलिए उसने यहाँ पे पे का लिख दिया, तो इसका मतलब है पे ही आएगा तो पैसे मिलेंगे। उसने कहा नहीं, होल्डर पे भी हो सकता है, कोई और भी हो सकता है। तो एक्सेप्टेंस से पहले कौन लायबल? एक्सेप्टेंस के बाद कौन लायबल? और अगर डिसऑनर हो जाए ड्यू टू नॉन पेमेंट, अब कौन लायबल? अब सुनिए, ड्रॉर लायबल होगा, ड्रॉर, ड्राई नहीं। वो बैंक वाला ही सिचुएशन, बैंक जब डिसऑनर कर दे तो पार्टी को पेमेंट किसने करनी है? तो ड्रॉर ने करनी है। उसी तरह का कंसेप्ट ये है कि अगर ड्रॉई इनकार कर दे, पहले एक्सेप्ट कर लिया बाद में इनकार कर दिया, तो फिर ड्रॉर की लायबिलिटी है कि वो पे करेगा, कंपनसेट करेगा होल्डर को। हाँ, अगर होल्डर जब इसको नोटिस देगा,
होल्डर जब इसको नोटिस देगा। क्लियर हुआ? प्राइमरी लायबिलिटी इसकी है। आगे चलते हैं। प्रॉमिसरी नोट, ये बिल ऑफ एक्सचेंज क्लियर हो गया? बिल ऑफ एक्सचेंज में कोई इशू तो नहीं है? चलिए अब जी जी पूछिए। होल्डर वाला पॉइंट दोबारा बिल्कुल मुद्दा। यहां पे ड्रॉई लायबल टू पे टू होल्डर, यहां पे होल्डर का लफ्ज ये इंडिकेट कर रहा है कि जिसके पास भी बिल ऑफ एक्सचेंज होगा उसको पे कर देगा। ये लाजमी नहीं कि पे ही खुद ही आए, नहीं नाम लिखा होगा पे का, लेकिन पे ही हो सकता है आगे किसी और को ट्रांसफर कर दे। मेरे नाम का इंस्ट्रूमेंट है तो मैं आगे किसी और को ट्रांसफर भी कर सकता हूं। मैं आगे लिख दूंगा कि पे, यहां पे XYZ है, पे कौन है, मैं यहां पे लिखूंगा कि मेरी बजाय साइड पे करके मेरी बजाय IJK को पेमेंट कर दो, नीचे अपने साइन कर दूंगा, तो अब IJK भी जाके पेमेंट ले सकता है। ठीक है, यहां पे लिखा होगा कि पे XYZ और ऑर्डर। ठीक है, पे टू मिस्टर X, हाँ, तो ये XYZ के साथ ऑर्डर का लफ्ज नहीं है, स्टिल ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट होता है। और ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट कौन होता है, कौन सा होता है? जो एक जिस बंदे के पास है उसके ऑर्डर से किसी और को भी ट्रांसफर हो सके। ठीक है जी, तो बिल ऑफ एक्सचेंज क्लियर। प्रॉमिसरी नोट की तरह इसमें भी एसेंशियल्स और लायबिलिटीज। पहला एसेंशियल राइटिंग में होना चाहिए। नेचर क्या है, नेचर क्या है? प्रॉमिस टू बी, ऑर्डर नहीं है, प्रॉमिस टू बी है। अनकंडीशनल होना चाहिए। अच्छा, इसमें एक छूट देता है प्रॉमिसरी नोट में, कहता है अनकंडीशनल होना चाहिए, लेकिन अगर आप कोई ऐसी शर्त लगा दें, ऐसी कंडीशन जिसने होना ही होना है, जिसने होना ही होना है, तो वो भी अनकंडीशनल समझे जाएगी। जैसे मैरिज वाली कंडीशन लगा दे, लाजमी नहीं होना ही होना है, लाजमी नहीं होना है, इनवैलिड है। लेकिन अगर वो डेथ की कंडीशन लगा दे कि अच्छा सुने, आई कैप दो एग्जांपल्स दे रहा है, आई कैप दो एग्जांपल दे रहा है। पहली एग्जांपल, एक बंदे, ये रियल केस की एग्जांपल, एक बंदे ने दूसरे को प्रॉमिसरी नोट दिया कि मैं आपको 10 लाख रुपया पे करूंगा अगर इस शहर के सबसे बड़े सेठ की बेटी से मेरी शादी हो गई। क्या ये प्रॉमिसरी नोट वैलिड है? ये प्रॉमिसरी नोट वैलिड नहीं। क्यों प्रॉमिसरी नोट वैलिड नहीं? ये कंडीशनल है। दूसरे ने क्या प्रॉमिसरी नोट दिया, क्योंकि ये आंसर कंफर्म नहीं है ना, होगी कि नहीं होगी। दूसरे ने कहा मैं आपको 10 लाख रुपए दूंगा प्रॉमिसरी नोट में, जब मेरे वालिद साहब की डेथ हो जाएगी उसके 2 महीने के बाद। ये बताइए वैलिड है कि नहीं? ये वैलिड है। क्यों वैलिड है? मारे जाना नहीं, वो जो मर्जी कर रहा है, हमें इससे हमने लीगल पॉइंट ऑफ व्यू देखना, हमने एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू नहीं देखना। आगे सुने, एक और बंदे ने देखा देखी प्रॉमिसरी नोट लिखा, उसने कहा मैं आपको 10 लाख रुपए दूंगा वालिद साहब की डेथ के 1 महीने के बाद, शर्त यह है कि वो मेरे नाम इतनी जायदाद छोड़ के जाए। ये वैलिड है। डेथ की हद तक सर्टन है, जायदाद छोड़ के जाएगा कि नहीं जाएगा ये सर्टन नहीं, इसलिए ये वैलिड प्रॉमिसरी नोट नहीं है। कंडीशनल समझ आ गया? बाकियों में तो सिंपल था, प्रॉमिसरी नोट में उन्होंने ट्विस्ट डाला है, ये डेथ वाला और मैरिज वाला। पेबल ऑन डिमांड, टाइम डिमांड होता है, ऑन डिमांड है कि टाइम इंस्ट्रूमेंट? सुनिए किधर पहुंचे हुए हैं गई। प्रॉमिसरी नोट डिमांड इंस्ट्रूमेंट है, टाइम इंस्ट्रूमेंट है, ये दोनों हो सकते हैं।
क्या फर्क होता है डिमांड इंस्ट्रूमेंट और टाइम इंस्ट्रूमेंट में? डिमांड में उसी वक्त पे करना होता है जिस वक्त डिमांड के, टाइम में हाँ, डिमांड में अचानक ही आगे कोई बंदा कहता लो भाई पेमेंट लो। प्रिंसिपल पार्टीज कितनी है प्रोमिसरी नोट में? मेकर और पे। अगर किसी ने ड्रॉर और पे लिखा ना, गलत। अच्छा, अब मुझे क्वेश्चन याद, चले मैं ये कर लूं। मनी सर्टन होनी चाहिए, साइंड बाय मेकर। क्वेश्चन में उसने लिखा बताइए एसेंशियल्स ऑफ बिल। सुनकर लगा तो सर ने करवाया ही नहीं। सर ने तो बताया था चेक है, बिल ऑफ एक्सचेंज है, प्रोमिसरी नोट है। बिल ऑफ एक्सचेंज को एब्रीविएट करके बिल कर रहा है। क्वेश्चन में कहा एसेंशियल बताओ नोट के, करेंसी नोट के बताऊं कौन से, 500 के नोट के 1000 के? 5000 के। और नहीं भाई गलत, फेल हो जाओगे भाई। यहाँ पे नोट से प्रोमिसरी नोट, बिल से मुराद बिल ऑफ एक्सचेंज, और प्रोमिसरी नोट से मुराद प्रोमिसरी नोट। लायबिलिटी क्या होगी भाई? लायबल कौन है? मेकर। किसको पे करेगा? होल्डर। क्यों लिखा हुआ है, पे क्यों नहीं लिखा? क्योंकि हो सकता है पे आगे निगोशिएट कर दे। वही कंसेप्ट यहां पे भी देखे, होल्डर लिखा था, पे तो नहीं लिखा था। क्यों? क्योंकि हो सकता है पे आगे निगोशिएट कर। क्या बिल ऑफ एक्सचेंज आगे निगोशिएट हो सकता है? हो सकता है, हो सकता है। अच्छा, अब तो इसी तरह प्रोमिसरी नोट भी निगोशिएट हो सकता है। इन केस ऑफ डिफॉल्ट, अगर वो डिफॉल्ट करता है, कौन डिफॉल्ट करता है? मेकर। तो वो प्रोमिसरी नोट के जो पैसे है वो तो सो देगा, साथ में डैमेजेस भी पे करने पड़ेंगे। डैमेजेस क्या होते हैं भाई? नॉन पेमेंट की वजह से अगली पार्टी को जितना नुकसान हुआ हो सकता है उसका कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट, उसकी उसने पेमेंट करनी हो, तो ये डैमेजेस भी पे करेगा। क्लियर होगी लायबिलिटीज? नहीं, डैमेजेस उधर भी हैं, उधर नहीं लिखे हुए। नहीं, ये कंपनसेट का मतलब, कंपनसेट में डैमेजेस शामिल होते हैं। लफ्ज कंपनसेट बेसिकली डैमेजेस के लिए ही ज्यादातर यूज होता है। क्लियर हो गया कंसेप्ट? अब हम जाके देखते हैं कि क्या हमने 3 दिन से जो पढ़ा है, तो आई कैप का पास्ट पेपर के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं नहीं, और केस स्टडी अटेम्प्ट कर सकते हैं क्या नहीं? पहले आइए लर्निंग ऑब्जेक्टिव 9 पे। Can explain the term promissory note in accordance with Negotiable Instrument Act 1881 also state liabilities of its maker. Promissory note essentials के अंदर ही डेफिनेशन पढ़ेंगे ना, उसमें essentially डिस्कस हो रहे होते हैं। बता देंगे डेफिनेशन, लाइबिलिटीज भी मेकर की बता देंगे कि लायबल है, किसको पे करेगा? होल्डर को। और अगर डिसऑनर हो जाए डैमेजेस भी पे करेगा। नहीं, बना के नहीं देना आपसे। अभी तक तो उसने नहीं पूछा कि भाई मुझे बना के दो, लेकिन आप 2 लाइनें हैं भाई, सीख ले, मेहरबानी बना दीजिएगा, ठीक है? बल्कि अच्छा है, किसी ना किसी टेस्ट में मैं पूछ लूंगा, बनवाऊंगा आपसे। क्वेश्चन 30, व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ ए प्रोमिसरी नोट? एसेंशियल्स क्या है प्रोमिसरी नोट के? ये अच्छा, अगर डिफरेंस पूछे प्रोमिसरी नोट बिल ऑफ एक्सचेंज का, बिल ऑफ एक्सचेंज चेक का, चेक प्रोमिसरी नोट का, यही पॉइंट लिख के आगे बता दीजिए उसको। आपको याद है पहले लेक्चर में कंपैरेटिव फॉर्म में आपको सिखाया था, डिफरेंस भी यही होगा, कैरेक्टरिस्टिक्स भी यहीं से निकलते हैं, डेफिनेशन भी यहीं से निकलती है। क्वेश्चन 31, बेस्ड ऑन द प्रोविजन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 ब्रीफली एक्सप्लेन वेदर द फॉलोइंग आर प्रोमिसरी नोट्स और नॉट। बताना ये प्रोमिसरी नोट है कि नहीं। पहला, आई प्रॉमिस टू पे राहत ऑन डिमांड ₹5000 एट माई कन्वीनियंस। ये कंडीशन आ गई, वैलिड नहीं है। हमने ये भी लिखना है वैलिड नहीं है, और रीजन भी बतानी है क्यों ये अनकंडीशनल नहीं है। सेकंड, ऑन डिमांड आई प्रॉमिस टू पे सोनू और ऑर्डर। ये और ऑर्डर का मतलब क्या है?
कि सोनू या सोनू जिसको ऑर्डर करेगा, सोनू कैसे ऑर्डर करेगा किसी और को, उसके ऊपर लिख देगा कि मेरी बजाय इसको दो। ₹5,000 फॉर वैल्यू रिसीव्ड, ये वैलिड है, टिक लगा दे, इसको वैलिड है। थर्ड, आई प्रॉमिस टू पे आदिल और ऑर्डर ₹5,000 एंड 500 शेयर ऑफ सिग्मा लिमिटेड। क्यों नहीं? हाँ, ओनली मनी में होना चाहिए, ये शेयर्स नहीं होने चाहिए। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट सिर्फ करेंसी में, मनी में। फॉर आई प्रॉमिस टू पे माही और ऑर्डर ₹5,000 विद इंटरेस्ट कैलकुलेटेड एट क्वार्टरली रेट्स, नहीं है। अब कहें सर आपने बताया था कैलकुलेट कर सकते हैं इंटरेस्ट, और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हो तो कैलकुलेट कर सकते हैं ना। यहां पे अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया होता तो वैलिड होता, रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया हुआ झगड़ा बढ़ जाएगा ना। मैं कहूंगा 20%, वो कहेगा 5%, तो इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं, इसलिए अमाउंट अनसर्टन है, अमाउंट अनसर्टन है। फिर फिफ्थ, आई प्रॉमिस टू पे यू और योर सक्सेसर्स ऑन डिमांड ₹10,000। जितने भी इंस्ट्रूमेंट, अच्छा मुझे बताए, पे एक पार्टी हो सकती है, दो नहीं। आप जितने भी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे उनमें पे एक पार्टी होगी। पार्टी सर्टन होनी चाहिए ना, सर्टन का मतलब है ड्रॉर भी एक, ड्रॉय भी एक, पे भी एक। हाँ, पे आगे निगोशिएट फर्दर कर सकता है, लेकिन प्राइमरी पार्टी 3 ही होनी चाहिए। प्रोमिसरी नोट है तो 2 होनी चाहिए। यहां पे देखिए एक मेकर भी है और पे में 2 आ गए, ये निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट वैलिड नहीं है। हालांकि अंडरस्टूड होता है कि बंदा मर जाए तो उसके सक्सेसर को ही साथ राइट लायबिलिटी जाती है, उसके सक्सेसर नहीं लिखना चाहिए था, नहीं लिखना चाहिए था। अगर लिखे आई प्रॉमिस टू पे ए और बी, सर्टन नहीं, पार्टी सर्टन नहीं है। किसको भाई, ए को कि बी को? ए और बी दोनों में झगड़ा हो जाएगा, ए कहेगा मुझे पैसे तो बी कहेगा मुझे पैसे, कहता नहीं नहीं सर्टन करो किसको पैसे देने हैं, ये सर्टन नहीं है। 6, I promise to pay Rafi or order ₹10,000 7 days after Salik's death। वैलिड है, अरे मरना ही है उसने। I am liable to pay अहमद ₹5,000। अच्छा सुने, दो सेंटेंस सुने। मैं आपको 10,000 रुपये अदा कर दूंगा। दूसरा, मैंने आपके 10,000 अदा करने हैं। दोनों में फर्क है कि नहीं? पहले में मैं कह रहा हूं मैं अदा कर दूंगा, दूसरे में हो सकता है मैं आगे क्या कह रहा हूं, मैंने आपके 10,000 अदा करने हैं, ले सकते हो तो ले लो। मान एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट है, प्रॉमिस टू पे नहीं है दूसरे वाले में। पहले वाले में प्रॉमिस टू पे है, इंटेंशन टू पे है पहले वाले में, दूसरे वाले में नहीं। अगर कोई ये तो मान रहा, सिर्फ ये मानना कि मैं आपका देनदार हूं, प्रॉमिसरी नोट नहीं बनेगा, ये भी लिखना पड़ेगा आपको अदा कर दूंगा, ये भी लिखना पड़ेगा। तो आई एम लायबल टू पे प्रॉमिसरी नोट है कि नहीं? ये सिर्फ एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट तो है, प्रॉमिस टू पे नहीं है। भाई समझ आ गया? चलिए आगे चलते हैं। आई कैप ने 2 क्वेश्चन टेस्ट किए, एक फॉर्मेट देके कहने लगा बताओ कौन सा निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। अब तो आप चुटकी बजाते में कैसे पहचानेंगे? अगर ऑर्डर लिखा हुआ है तो कौन सा निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है? हाँ वो तो इससे ऑर्डर, लफ्ज ऑर्डर से नहीं पहचानना। अगर प्रॉमिस नहीं लिखा हुआ इससे भी नहीं पहचानना, पार्टी से पहचानना है। 2 है कि 3 है? नेक्स्ट आ जाए, क्वेश्चन 32 काट दीजिए, 32 नहीं करना, 32 काट दीजिए। What liability does the drawer of a bill of exchange incur under the Negotiable Instrument Act 1881? Drawer of bill of exchange, बिल ऑफ एक्सचेंज, ड्रॉर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? बिफोर एक्सेप्टेंस वाली लिखेंगे क्या डिसऑनर वाली लिखेंगे? दोनों लिखेंगे। बल्कि अगर मैं हूं तो मैं तीनों लिख दूं, ऑन एक्सेप्टेंस में लिख दूं ड्रॉर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, ड्रॉर इज नॉट लायबल, कंसेंट बताने के लिए इसको। चलें कोई बात नहीं।
क्वेश्चन 34, डिस्टिंग्विश बिटवीन ए प्रोमिसरी नोट एंड बिल। कंपैरेटिव फॉर्म में स्टेटमेंट टेबल फॉर्म में कर सकते हैं, बिल्कुल डिस्टिंग्विश टेबल फॉर्म में करें बेहतर है ज्यादा। टेबल फॉर्म में आपको सिखाया ना, आप भी टेबल फॉर्म में करें। P draws a bill on Q, payable 3 months after sight. It passes through several hands before R becomes its holder. बताइए बिल ऑफ एक्सचेंज है, कैसे पता चला बिल ऑफ एक्सचेंज है? ड्रॉअर कौन है? ड्राई कौन है? पेई कौन है? नहीं, पेई कोई और था, आर बाद में आके ऐड हुआ है। ये इसको निगोशिएट होता रहा, फाइनल आया आर के पास, आर गया क्यू ने कहा भाग जाओ, फॉर डिस्कस द ड्यूटीज एंड राइट्स ऑफ आर ऑन द बिल। बताइए अब आर की ड्यूटी क्या है? ड्रॉअर को जाके बताए, नोटिस दे। राइट्स क्या है? ड्रॉअर से पैसे ले। अच्छा, ये समझ आ गया आपको? एक कंसेप्ट आपको बता दूं, सिर्फ लिंक करवा दे, ये कंसेप्ट भी समझ आ जाएगा, पुराना कंसेप्ट भी रिवाइज हो जाएगा। लॉ ये कहता है एक्सप्लेनेशन में, बिल ऑफ एक्सचेंज में जो ड्रॉअर है वो प्रिंसिपल डेटर की हैसियत है। गारंटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी याद है? डेटर होता है, क्रेडिटर होता है, श्योरिटी होता है। जो ड्रॉअर है वो है प्रिंसिपल डेटर, जो बाकी के लोग हैं आर के अलावा श्योरिटी है। ये जो उसने कहा ना, उसने अभी इंट्रोड्यूस नहीं करवाया, उसने अभी सिर्फ इतना कहा डिफरेंट हैंड से गुजरा बिल। आगे चल के कहेगा ए ने बी को दिया, बी ने सी को दिया, सी ने डी को दिया, फिर आर के पास आया। तो दरमियान में जितनी भी पार्टीज होती है ना, उनकी हैसियत होती है श्योरिटी के तौर पे। और प्रिंसिपल डेटर कौन है? सबसे बड़ा मेजर पार्टी, वो ड्रॉअर पी। इस कंसेप्ट से हमें सबक क्या मिला? भी इस कंसेप्ट बताने का मकसद क्या है आपको, कि जब डिसऑनर हुआ आर, इस केस डिसऑनर, तो पी है हमारा प्रिंसिपल डेटर और बाकी के लोग श्योरिटी। इससे बताना क्या चाहता था? आर की मर्जी है, चाहे वो प्रिंसिपल डेटर से के खिलाफ केस कर ले, चाहे वो दरमियान की पार्टीज में से जिस पे मर्जी केस कर दे। भाई गारंटी में भी यही पड़ा था ना, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में भी यही रूल था ना, चाहे श्योरिटी से पैसे निकलवाओ, चाहे प्रिंसिपल डेटर से निकलवाओ। आर क्रेडिटर होगा, आर क्रेडिटर होगा, पी प्रिंसिपल डेटर है, और दरमियान में जितनी भी पार्टीज हैं श्योरिटी। ये अच्छा क्वेश्चन था, ये समझ आ गया आपको? आगे चलते हैं। 36 नहीं 5 मिनट है बेटा, इसको खत्म करके निपटाते हैं। इसमें क्या रह गया? कुछ भी नहीं रह गया है, तो सही बात है। अच्छा जितना को होता है उतना टाइम है अभी, ठहर जा। नहीं, एक्सप्लेन द टर्म चेक एज डिफाइंड इन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, लिस्ट द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड चेक। छाप देंगे, लिख नहीं देंगे, छाप देंगे। 37, what are the liabilities of the banker towards the drawer and the holder if bank wrongfully refuses to honor the payment of a check? क्या छापेंगे? होल्डर को क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? होल्डर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? कल बताया, क्या बताया था? बताया तो कल था। और अगर बैंक रॉन्गफुली डिसऑनर कर दे होल्डर को, क्या बैंक ने पेमेंट करनी है? नहीं, दोनों के दरमियान में कॉन्ट्रैक्ट ही कोई नहीं है। होल्डर और बैंक के दरमियान में तो होल्डर को कुछ नहीं लायबिलिटी, ड्रॉअर को लायबल है बैंक, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के अकाउंट स्टेटमेंट फॉर्म साइन करता है कौन? करता है ड्रॉअर। ड्रॉअर और बैंक का एग्रीमेंट है। 2 एक्सेप्शंस लिखने की जरूरत नहीं है मेरे ख्याल में, नमाज ज्यादा लिख सकते हैं। 38 काट दें, 38 नहीं करना। असल में उसने यहां पे इसलिए कटवाया, लफ्ज लिखा है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। भाई किसके, ये नहीं बताया बिल है, नोट है, चेक है।
क्लियरली बताता तो हम उस हिसाब से, अब किस किस का बताएं? अच्छा है, आई कैप के क्वेश्चन, ये 2 क्वेश्चन 39 40 41 काट दें। ये असल में आई कैप के, मैं कह रहा हूँ आई कैप के क्वेश्चन तो हो जाए ना, बाकी बाद में कर लेंगे। मैं देखे, मैं थोड़ी बात आपकी मान, आप तो थोड़ी मेरी बात मान लें। 39 अंडर द प्रोविजन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 डिस्क्राइब द पर्पस ऑफ क्रॉसिंग ए चेक। सिक्योर करना ताकि अकाउंट में पैसे जाए, कैश नहीं, मनी ट्रेल मिल सके। आल्सो स्टेट वेदर ए चेक कैन बी क्रॉस स्पेशली मोर देन वंस। यस, क्यों, कैसे? बैंक, अगेन बाय बैंक, किस लिए? फॉर कलेक्शन थ्रू एजेंट। 40 अंडर द प्रोविजंस ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 आइडेंटिफाई द पर्संस हु मे क्रॉस द चेक आफ्टर इट्स इशू एंड द मैनर इन विच इट मे बी क्रॉस। हु मे क्रॉस? होल्डर भी, बैंकर भी। होल्डर कैसे? मैनर क्या है? मैनर ऑफ क्रॉसिंग, होल्डर जनरल भी कर सकता है, स्पेशल भी कर सकता, रिस्ट्रिक्टिव भी कर सकता है, नॉन निगोशिएबल भी, और बैंक स्पेशली भी और अगेंस्ट बैंक। अच्छा, इसको थोड़ा तमीज से लिखना है आपने एग्जाम में, मतलब प्रॉपरली, जैसे कहते हैं ना होल्डर के इफ ए चेक इज अनक्रॉस्ड, होल्डर में क्रॉस इट जनरली। इफ ए चेक इज अनक्रॉस्ड और जनरली क्रॉस्ड, होल्डर में क्रॉस इट स्पेशली। और होल्डर में आल्सो इंक्लूड वर्ड नॉट निगोशिएबल। और ये भाई मुझे बताएगा नॉट निगोशिएबल का इफेक्ट क्या होता है चेक पे लिखने? क्या इसका ये मतलब है ये चेक ट्रांसफरेबल नहीं रहा? नहीं, इसका ये मतलब नहीं। इसका मतलब क्या है फिर? कि होल्डर विद डिफेक्टिव टाइटल कैन नॉट ट्रांसफर गुड टाइटल। ठीक है, वरना नॉर्मली आपको पता है नॉर्मली निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का रूल क्या होता है? नॉर्मल निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का रूल क्या होता है? होल्डर विद डिफेक्टिव टाइटल कैन ट्रांसफर गुड टाइटल। लेकिन नॉट निगोशिएबल में रूल क्या हो जाता है? होल्डर विद डिफेक्टिव टाइटल। अच्छा, सिर्फ लिख, नहीं पढ़ा नहीं रहा, नोट कर ले। कोई स्टूडेंट है ना घर से खुद से भी रीडिंग करते हैं, तो 41 को काट दें, 46 को काट दें, ये नहीं करना है आपने। अच्छा देखें, माइंड ना कीजिएगा, एक क्वेश्चन हो रहा है क्या आपका नजर आए? 1 मिनट में हो जाएगा। हाँ, ए चेक इज ड्रॉन, ए चेक इज ड्रॉन पेएबल टू बी और भाई ना वो जा रहे हैं भाई, चलिए फिर बाद में कर लेंगे, ठीक है। चलिए ये 40 पे क्रॉस लगा, 40 तक निशान लगा लें, इससे आगे फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है।